जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है रेलवे साइंस। किसके लिए है? ये रेलवे साइंस के लिए है, जो कि वस्तुनिष्ठ है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। और ये वस्तुनिष्ठ है। हमने बायोलॉजी का चैप्टर चालू किया है। इसमें से हमने पहला चैप्टर सेल के बारे में डिस्कस कर दिए हैं जी। इसका प्लेलिस्ट जाके बना, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो है वह कोशिका विभाजन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ये देख सकते हैं, हमारा है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। इसका पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मूंगा आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, हाइड्रा भी करता है और स्पंज भी करता है, लेकिन एनिलीडा नहीं करता है। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन से संबंधित है वह है साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकीय विरल रूप में संचरित होती है? तो वो होती है आपका पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये पेरेनकाइमा के बीच अधिक कोशिकीय अंतर होता है, यानी अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार यानी कि जगह होता है। अगला है ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके जो पाइरूवेट का विखंडन करते हैं वो हम लोग करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्या है कि विटेकर के द्वारा प्रतिपादित पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह में शामिल नहीं है? पहले शामिल कौन सा है? तो आपका प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है, जंतु है, एनिमिलिया है और फंगी है, जबकि प्रोटोजोआ नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है? तो विकसित नाभिक किसमें नहीं होता है? तो आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, और मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक में आता है, इसलिए इसमें नाभिक नहीं होगा। अगला है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में जो प्रजनन होता है वो होता है आपका द्विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है अमीबा में प्रजनन। अगला है कि किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो वो ला सकता है आपका लैंगिक प्रजनन क्या ला सकता है? विशाल विविधता ला सकता है। अगला है कि गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का रंध्र खुल जाता है। तो उसमें पानी प्रवाहित होने पर वो क्या होता है? गार्ड सेल यानी रक्षित कोशिकाएं फूल जाती है और स्टोमेटा का रंध्र यानी छिद्र उसका क्या होता है? खुल जाता है। अगला कि डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है कि डैश में कोशिका को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? तो वो होता है पेरेनकाइमा का हिंदी दिया हुआ है मृदूतक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश प्रजनन के समान नहीं है? तो पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन ये प्रजनन के समान नहीं है। बाकी विखंडन है, बहुविखंडन है और मुकुलन है। मुकुलन से क्या आता है? मान लीजिए वो कोई जीव है, इसमें एक छोटा सा अंकुर निकला रहता है, यही अंकुर आगे चल के क्या आ जाता है? बड़ा जीव का निर्माण कर लेता है। और विखंडन के द्वारा क्या आता है? विखंडन होता है दो प्रकार के, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन से क्या होता है कि एक जीव से दो जीव का निर्माण होता है, और जबकि बहुविखंडन से क्या आता है कि एक जीव से बहुत सारे जीव निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविखंडन। जबकि पुनर्जन्म में क्या आता है? मान लीजिए ये एक जीव है, इसके एक भाग अगर कहीं से अगर ये कट गया तो ये अगर कट भी जाएगा तो ये रीजनरेट कर लेगा, रीजनरेट करने की इसमें क्षमता होता है, इसलिए प्रजनन के समान नहीं है। अगला है कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं? ये बनते हैं बाइनरी विखंडन के द्वारा, बडिंग के द्वारा और बहुविखंडन के द्वारा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि द्विविखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है? द्विविखंडन के द्वारा किसका प्रजनन होता है?
तो वो होता है आपका अमीबा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं आपका पुनर्जनन के द्वारा, यानी रीजनरेशन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में एक पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया जीव स्वतंत्र बनाते हैं। आगे भी बताए थे हम आपको कि वह होता है, क्या होता है वे मुकुलन, क्या होता है मुकुलन यानी बडिंग। बडिंग के द्वारा क्या होता है, एक जीव है ये, इसके शरीर पर कोई एक छोटा सा अंकुर निकला है, ये आगे चल के जाएगा और ये पूरा जीव का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डैश के कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो वो होती है आपका पार्श्व विभाजोत्तक के कारण जड़ के तने और घेरे में वृद्धि होती है। अगला कि सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वो भोजन, पौधे के भोजन। और ये सीव ट्यूब और जो सहकोशिकाएं होती है फ्लोएम में, किसमें होते हैं, फ्लोएम में होता है, जाइलम में नहीं। जाइलम तो पत्ते में पानी पहुंचाने का काम करता है जाइलम, और भोजन पौधों में जो भोजन ले जाता है वो फ्लोएम, और फ्लोएम का ये सब क्या पार्ट है, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं। अगला है कि डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है, तो वो सिलेंट्रा का जो शरीर होता है वो 2 परतों से बना होता है। अगला प्रश्न है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का पूर्ण होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का, और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। कोशिकाओं का जो जीव विज्ञान में ऊर्जा का स्रोत है वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा रूप होता है। निम्न में कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, तो वो करता है साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित उत्पन्न करता है, तो वो आपका करता है खमीर और हाइड्रा। खमीर और हाइड्रा क्या करता है आपका बडिंग पुनरुत्पादित होता है। बडिंग क्या है, तो बडिंग हिंदी का हो इसका मुकुलन, हिंदी का है तो मुकुलन, हिंदी इसका क्या हुआ मुकुलन और इंग्लिश इसका हुआ बडिंग। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बहुविखंडन के द्वारा डैश एक अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो वो होती है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के साथ एक और होता है, उसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और प्लाज्मोडियम ये बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करके एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। कौन करता है, तो वो करता है आपका बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम और अभी इधर क्या बताएं क्लेमाइडोमोनास आपका प्लाज्मोडियम और क्लेमाइडोमोनास के द्वारा क्या होता है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कासेरुकियों की एक विशेषता नहीं है, तो वे त्रिस्तरीय होते हैं। ये बात सत्य है, क्या होता है वे त्रिस्तरीय होते हैं, और उसके बाद उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड का निर्माण होता है, ये भी सही है। वे कोइलोमेट होते हैं, ये भी सही है, लेकिन वे असीमित होते हैं, यही गलत है। इस पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कोशिकाओं में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है, तो वो होती है आपका सेंट्रोसोम। क्या होती है, सेंट्रोसोम। मान लीजिए ये कोशिका है और यह है केंद्रक, इसी के ऊपर में इस प्रकार की आकृति होती है, ये बेलनाकार, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला होगा किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा के अंकुरण से नए जीव विकसित होते हैं, तो ये अभी बताए थे आपको मुकुलन के द्वारा। नए जीव का जो निर्माण होता है वो होता है मुकुलन के द्वारा, क्योंकि एक जीव है ये, इसके एक कोने पर कहीं भी अंकुर निकला हुआ, यही अंकुर आगे चल के बड़ा हो जाएगा और यही नया जीव का निर्माण कर लेगा, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा डी। अगला है कि अलैंगिक प्रजनन जैसे कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु 2 जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं।
एक जंतु से दो जंतुओं में विभाजित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी विखंडन, यानी बाइनरी विखंडन को हम लोग द्विविखंडन भी बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। अगला है कि नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी झिल्ली का निर्माण कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। अगला प्रश्न है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला कि डैश उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो मृत कोशिकाओं से जो बना होता है वो होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। यही इसी के कारण जो नारियल का जो ऊपर का खोल रहता है, जो कठोर होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा की ही बनी होती है। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। पौधों में जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या होता है? तने की कोशिका में सहायक या तने की वृद्धि में सहायक, जो वो होता है कोशिका विभाजन में सहायक। साइटोकाइनिन जो कि किसका काम क्या है? तो इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि घटनाओं की सही जोड़ी का चयन करें जब समशीतोष्ण फेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 2 और 4। जीवाणु कोशिका कई भागों से गुजरता है, ये भी सही है, प्रोफेज बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रजनन की किस विधि में एक कोशिकीय जीवों का उपयोग किया जाता है? एक कोशिकीय जीवों का जो उपयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं नवोद्भिद। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीवों का करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवोदित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो होता है आपका ईस्ट। इसमें होता है ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के द्वारा। अगला है कि तने या जड़ों का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, तो वो बढ़ता है पार्श्व यानी लेटरल विभज्योतक उत्तर के कारण जड़ों के तन और घेरों में वृद्धि होता है। अगला है कि नीचे कौन सा बडिंग यानी कि मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित होता है, तो वो होता है खमीर और हाइड्रा। खमीर यानी कि बोल सकते हैं इसको हम लोग ईस्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? ईस्ट। खमीर और ईस्ट, खमीर को ही ईस्ट बोलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर होगा बी। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो ये होते हैं लवक के और माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये दोनों क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रेखित और आरेखित पेशियां कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? रेखित आरेखित पेशी में क्या होता है कि आरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। जैसे आपका कह सकते हैं कि आपका हार्ट, क्या कह सकते हैं? हार्ट अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जबकि ऐच्छिक पेशियाँ अपनी इच्छा से संकुचन होते हैं, यानी हमारी इच्छा से संकुचन होता है ऐच्छिक पेशियाँ। जैसे कह सकते हैं हाथ से लिखना, पढ़ना, सोचना, ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पादप में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है? तो वो करते हैं हम लोग पुराना जाइलम का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विखंडन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर हम लोग रसधानी में संचित करते हैं। रसधानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं। निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पाए जा सकते हैं? तो ये पाएंगे चित्र नंबर 4 में।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका रसधानी। इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में। एथेनॉल का मतलब यहाँ हो गया C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस CO2 प्लस 2ATP के रूप में ऊर्जा निकलता है। अगला है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो वो होती है ATP। क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न क्या है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु वायु माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है, तो वो करता है कोशिका भित्ति। इसी कारण पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, क्योंकि बाह्य की जो पर्यावरणीय दाब होता है उसको सहन कर सके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो वो होता है लवक। लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। लवक दोहरी, इसके पास अपना DNA होता है, अपना क्या होता है इसके पास DNA, और ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। अगला प्रश्न क्या है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। अभी पीछे यही क्वेश्चन था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि बाह्य पर्यावरण से उसके क्या करे, रक्षा कर सके। वही जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसी कारण से पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं, तो जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित चित्रों में दिखाई गई पादप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। जो पादप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, इसमें देखिए कोशिका भित्ति दिया गया है ये वाला, उसके बाद ये कोशिका द्रव है, ये छोटा छोटा जो बूंद दिया गया है, और ये आपका केंद्रक और ये है आपका रसदानी। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपका जड़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है फ्लोएम नली कोशिकाओं में। फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है चालनी पट्टिकाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोशिकीय शोषण का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु के पाइरुवेट में विखंडन होता है, किस कोशिकांग में यह घटित होता है, तो वह होता है कोशिका द्रव, यानी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये वाला क्रिया क्या होता है, घटित होता है। अगला है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती की थैली के रूप में जाना जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में 24 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसको आत्मघाती की थैली कहा जाता है, और ये एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। अब नीचे दी गई कोशिकाओं को कोशिका की पहचान है, नीचे दी गई कोशिकाओं को पहचाने। ये किस प्रकार की कोशिका है, तो यह है तंत्रिका कोशिका। अगला है कि किस पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है। ऐसी कोशिकाएं जो मिलती है वो मिलती है हमको फ्लोएम में। कहाँ मिलती है, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये फिगर वाला प्रश्न देखिए पूछा गया है, तो फिगर वाला आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला है कि हीमोडायलिसिस में कई अर्धपारगम अस्तर युक्त नलिकाएं होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या है कि इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। अगला प्रश्न क्या है
कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विखंडन डैश में होता है। तो ऑक्सीजन की मदद से जो पाइरूवेट का विखंडन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला कि वोमेन संपुट डैश को ढकती है। वोमेन संपुट ढकती है कोशिका गुच्छ, जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोली। अगला प्रश्न क्या है, और ये आखिरी प्रश्न है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? तो ये होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था, इसका राइट आंसर होगा। ये था आखिरी प्रश्न सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन से ये लास्ट प्रश्न था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।